a glass slab. देखिए ग्लास स्लैब आप लोगों ने सबने देखा होगा, स्पेशली हमें यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है कि एक ऐसा ग्लास स्लैब हमें लेना है जिसकी की अपोजिट सरफेसेस PQ RS, मतलब PQ must be parallel to RS, PS must be parallel to QR. ये निश्चित होना चाहिए, ये इसके लिए मस्ट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। यहां पे अगर कोई एक रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करें तो ये रे ऑफ लाइट जिसका कि एक्चुअल डायरेक्शन अगर ऑब्जर्व करो तो ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन है, ये हो गया इसका एक्चुअल डायरेक्शन। लेकिन इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद यहां पे रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, मतलब एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में आ रही है। रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल की टुवर्ड बेंड हुई, ये हो गया एंगल I और ये हो गया एंगल R। दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। ये नॉर्मल N डैश। अब यहां पे अगर हम जो अपोजिट सरफेस है RS, वहां पे रे ऑफ लाइट फिर से ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। अगर इस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है, नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट विल नाउ बेंड अवे, नॉर्मल से अवे जाए, ठीक है, नॉर्मल से अवे। तो ये जो रे ऑफ लाइट बाहर इमर्ज आउट हो रही है ग्लास स्लैब के, उस रे ऑफ लाइट को हमने क्या बोला, इमर्जेंट रे बोला। तो अगर हम इसको A B C D, इसको E मान लें, तो यहां पे जो सेकंड वाली नॉर्मल है इसको हम लोग N1 डैश मान लेते हैं। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम मान लेते हैं R2, इसको R1 डिनोट करेंगे और इसको R2। ये जो एंगल है इसको हमने बोला एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला, ठीक है। अब इसमें कौन से एंगल को हमने क्या नाम दिया, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल ABN, दैट इज एंगल I, एंगल ABN इज एंगल I व्हिच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल है N डैश B और C, ये एंगल है एंगल R1 जिसको हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस एंगल का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाम हो गया, इस एंगल क्या है, N1 C और B, N1 C और B, ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला है जिसको हम लोग एंगल R2 से डिनोट कर रहे हैं। एक्चुअली दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द अपोजिट सरफेस, बट हमने उसको R2 से डिनोट किया। क्यों R2 से डिनोट किया अभी समझाऊंगा आपको। दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अपोजिट सरफेस। ये जो एंगल है N1 डैश होगा, ये N1 लिया ना, ये N1 डैश C और B, N1 डैश C और B, दैट इज एंगल E, जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस एंगल का नाम क्या दिया, एंगल ऑफ इमर्जेंस नाम दिया, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ये जो लाइन है इमर्जेंट रे, इस लाइन को, ये जो CD वाली रे है, CD को हमने क्या नाम दिया है, इमर्जेंट रे। क्यों नाम दिया इमर्जेंट रे, बिकॉज़ दिस इज इमर्जिंग आउट ऑफ दैट ग्लास स्लैब, तो इसलिए इसका नाम इमर्जेंट रे। अब जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को एकदम ध्यान से समझिए। ये वाली एंगल को, जहां पे मैं पेन चला रहा हूं, इस एंगल को ध्यान से देखिए, ये और ये, मेरे पेन को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों एंगल सेम होगा, बताइए सेम होगा। क्या नाम होगा इसका, नाम क्या होगा इस एंगल का, एंगल का नाम बिल्कुल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट इज द रीजन इसको हमने R1 और इसको हमने नाम क्या दिया था, R2, ठीक है, R1 और R2। अब आप जाइए जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कांसेप्ट पे। मैंने ये समझाया कि अगर
एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करें तो अगर एंगल आई के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है और मैं ये भी बोल रहा हूं कि R1 इज इक्वल टू एंगल R2, तो एंगल R1 और R2 दोनों अगर बराबर है तो इस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यही होना चाहिए ना। इसका मतलब एंगल I और एंगल E दोनों बराबर होगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल E होगा अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैं पिछली क्लास में समझा रहा था। पिछली क्लास में क्या समझा रहा था कि अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपोजिट हो जाता है। याद है मैंने क्या बोला था कि अगर रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, वही अगर वाटर से एयर में एयर से वाटर में जा रही है, वही अगर वाटर से एयर में आ जाए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो तो क्या वही सेम केस नहीं है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, यहाँ पे ग्लास से एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि इस एंगल के लिए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यही हो जाएगा ना, मतलब एंगल आई और एंगल ई बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली भी जब आप ऑब्जर्व करोगे इसको, प्रैक्टिकल ये एक्चुअली आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें आप क्या देखोगे कि एंगल आई और एंगल ई बराबर आता है। तो अगर एंगल आई और एंगल ई बराबर होता है, दिस सिंपली मींस व्हाट कि ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यहाँ पे अगर आप सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दो तो ये एंगल बराबर है तो ये भी तो एंगल बराबर होगा, है ना, बराबर ही होगा। इसका मतलब दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है, लेटरल शिफ्ट है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अब ये लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स on which lateral shift depends। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फैक्टर नंबर 1 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। फैक्टर नंबर 3 है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक ग्लास स्लैब दे दिया जाएगा, कुछ पिंस दे दिए जाएंगे और एक व्हाइट पेपर दे दिया जाएगा, और आपको इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस सब को दिखाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले व्हाइट पेपर ले लो और उस व्हाइट पेपर के ऊपर आप एक ग्लास स्लैब रख दो। ग्लास स्लैब रखने के बाद आप उसको पेंसिल से उसकी मार्किंग कर दो, उसके बॉर्डर्स की मार्किंग कर दो। ये इसलिए की जाती है कि ग्लास स्लैब अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 पिन लगाएंगे, जो अभी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बताए थे ना, मतलब इंसिडेंट रे, उस इंसिडेंट रे पे 2 पिंस लगाएंगे। ठीक है, अब इस 2 पिंस को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे। इस दोनों पिंस को देखते हुए, जैसे यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये बेंड किया टुवर्ड द नॉर्मल, एक्चुअल रे ऑफ लाइट जो इमर्जेंट रे होगी वो इमर्जेंट रे इधर से जाएगी, यहां पे आपको फिर से 2 पिंस लगाने। तो एक्चुअली आपके पास ये लाइंस तो आप बाद में बनाओगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले पिन नंबर 1 लगाया, फिर पिन नंबर 2 लगाया, फिर आपने क्या किया,
पिन नंबर 3 लगाया। पिन 1 और 2 को देखते हुए, यहां से आप देखते हुए इस जगह से यहां पे आपकी आई का पोजीशन होगा। इस जगह से देखते हुए आप पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 को आप स्ट्रेट लाइन में लगाओगे, जहां से आपको चारों पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में दिखे। ठीक है, कहने का मतलब अब अभी आपके पास बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी आपके पास इतने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है और ये ग्लास स्लैब की लाइनिंग है, बस इतनी ही चीजें हैं। पिन नंबर 1 यहाँ पे, पिन नंबर 2 यहाँ पे, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, आई की पोजीशन ये हो गई, ग्लास स्लैब ये हो गया, व्हाइट पेपर पे ऐसे रखा हुआ है। अभी आपके पास इतनी चीजें हैं, ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया। यहां से आप देखोगे पहले 2 पिन इधर लगा दिया 1 और 2, और फिर 3 और 4 को देखते हुए आप मतलब चारों पिन को एक स्ट्रेट लाइन में देखते हुए आपने पिन्स लगा दिए। पिन्स लगाने के बाद पिन की जो बेस वाली पॉइंट है, जहां पे पिन को आप पेपर में इंसर्ट करोगे, उस जगह पे आपने वहां पे सर्कल कर दिया। ठीक है, बेस वाली पॉइंट, ऊपर टिप नहीं, टिप इधर उधर हो सकता है, तो टिप वाली पॉइंट नहीं देखनी है। तो आप जहां पे पेपर में इंसर्ट कर रहे हो उस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पे पिन 3 और 4 लगा दिया, चारों पिन्स आपको एक स्ट्रेट पाथ में दिख रही है। यहाँ पे ध्यान क्या क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इस दोनों पिन्स के बीच में डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 6 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 3 to 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, ये 3 to 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, फिर से अगेन 6 to 8 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इतने तक ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, अब आप क्या करोगे, अब आपको करना ये है कि ग्लास स्लैब को हटा दो। ग्लास स्लैब को हटाओ, यहां से ग्लास स्लैब को हटा करके आप पॉइंट्स तो आपके पास में है ही, ऐसे ही पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप इसको ज्वाइंट कर दो, पॉइंट्स को, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दो। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया इमर्जेंट रे। अब इंसिडेंट रे पे यहाँ पे जहां पे ग्लास स्लैब से ये स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये फिर से एक नॉर्मल हो गया, दोनों जगह पे नॉर्मल आ गए। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, और इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, उस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन इधर बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बाकी सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख दीजिए, P, Q, R, S, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस R1, ये एंगल I, ये R2, ये एंगल E, बिल्कुल सेम वैसे ही जो अभी मैंने आपको समझाया था। देखिए, स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि स्फेरिकल मिरर जो था उसमें सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस थी, लेकिन इसमें क्या, स्फेरिकल मिरर में सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस थी ना, याद होगा आपको। स्फेरिकल लेंस में क्या है, 2 कर्व्ड सरफेस है। अब 2 कर्व्ड सरफेस होने के कारण इसमें 2 फोकल लेंथ होगा, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, सब कुछ 2-2 होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी 2-2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक लेंस है जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अब इसकी अगर आप कर्व्ड सरफेस देखो तो एक कर्व्ड सरफेस इस वाले स्फीयर से बनी हुई है, और दूसरी कर्व्ड सरफेस इधर एक स्फीयर है उससे बनी हुई है। एक की सेंटर इधर है और एक की सेंटर इधर है। चलिए मान लेते हैं इस सेंटर को हम C1 बोल लेते हैं, इस सेंटर को हम C2 बोल लेते हैं। ठीक है, अब यहां से एग्जैक्ट हाफ में आपको मैंने बताया था ना, फोकल लेंथ एग्जैक्ट हाफ में होता है, तो ये F1 हो गया और ये हो गया इधर का F2 हो गया।
यहाँ पे एक्चुअली हम C1 ना डिनोट करके C1 की बजाय हम यहाँ पे 2F1 डिनोट करते हैं, 2 की बजाय 2F2 डिनोट किया जाता है। आपको पता ही है ये अगर F2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। इस लेंस की जो एग्जैक्ट सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर जो लेंस की होगी उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं, आप ओरिजिन भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन आप डॉटेड लाइन यहाँ पे देख रहे हो, टोटल इफेक्टिव डायमीटर ऑफ दैट लेंस, total effective diameter of that lens, this is called as what? This is called as aperture। इसी को हम लोग aperture बोलते हैं। याद आ रहा है ना aperture? लेंस मिरर में भी था तो वही चीज यहाँ पे भी है। This is called as aperture। ओके? तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस में भी बिल्कुल उसी तरह से दो कर्व्ड सरफेस। अब दो कर्व्ड सरफेस हैं तो दो फोकल लेंथ, दो कर्व्ड सरफेस हैं तो दो फोकल लेंथ होगा। एक फोकल लेंथ इसका इधर की ओर होगा और एक फोकल लेंथ इसका इधर की ओर होगा, दो फोकल लेंथ हो जाएंगे। एक का सेंटर इधर की ओर हो गया C1, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, 2F1। एक सेंटर इधर की ओर हो गया जिसको C2 बोला, इसको हम क्या नाम देंगे, 2F2 बोलेंगे। एग्जैक्ट इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे भी वही नाम दिया जाएगा जो मिरर के केस में हम लोग पोल बोलते हैं, यहाँ के केस में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। या फिर ओरिजिन बोलते हैं, आपके स्कूल में ओरिजिन बोला जाता है तो आप इसको ओरिजिन बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर या ओरिजिन को O से डिनोट किया जाएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने फिर से जैसे यहाँ पे अपर्चर बोला था तो यहाँ पे भी हम लोग इसको अपर्चर ही बोलेंगे, ठीक है। दोनों जगह पे ये अपर्चर ही है, जो इफेक्टिव डायमीटर इसकी है, जो इफेक्टिव डायमीटर इसकी है, दैट इज अपर्चर, ठीक है। तो अब कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेंस के केस में दो फोकल लेंथ क्यों है। एग्जैक्ट इसके हाफ में F1 हो गया और इसके हाफ में F2 हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ इसके भी दो फोकल लेंथ हो गए। देखो इधर दो कर्व्ड सरफेस है ना, तो दो कर्व्ड सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या हो गया, फोकल लेंथ भी दो हो गया। एक फोकल लेंथ लेफ्ट की ओर हो गया, एक फोकल लेंथ राइट की ओर हो गया, दो फोकल लेंथ इसके हो गए। आप खुद से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बताओ क्या बात है बच्चा। तो मेरे ये पूछना थी कि जो दो सेट से बनता है लेंस, उनके जो रेडियस होते हैं वो सेम होते हैं? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि रेडियस सेम होंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा ही लेते हैं जिसके कि रेडियस सेम हो। तीन तीन तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो दैट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो पढ़ रहे हो बाय कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस है दैट इज बाय कॉनकेव लेंस, इस लेंस को हम लोग बोलेंगे बाय कॉनकेव लेंस। ये है बाय, एक्चुअली इट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसको भी अलग अलग, इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे बाय कॉनकेव होगा, एक कॉनकेवो कॉनकेव होगा, एक प्लेनो कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा, तो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उतनी डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं। हमें क्या डिफाइन करना है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करने के लिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये F1 2F1 लेफ्ट की ओर, F2 और 2F2 राइट की। इस पे जब हम कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से। आपस में तो पैरेलल होगी ही जब पैरेलल है तो, और वो प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है। तो उस तरह की बीम ऑफ लाइट लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज होती है। जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है उसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। डिफाइन कैसे करेंगे प्रिंसिपल फोकस को, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट parallel to principal axis is incident on a convex lens, it converges at a point on principal axis.
it converges at a point on principal axis. That point on principal axis is called as principal focus. ठीक है? And the distance between optical center and principal focus, this distance is called as what? This distance is called as focal length. This is called as focal length. अब यहां से दो तीन चीजें मैंने जो अभी डेफिनेशन बताया आपको, उस डेफिनेशन को अगर ध्यान से सुनोगे तो यहां से 3 पॉइंट समझ में आएंगे। पहला पॉइंट क्या समझ में आएगा, एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बोल देता हूं, फिर आप उसमें से 3 पॉइंट को एक्सट्रैक्ट आउट कीजिएगा। सुनिए, मैंने क्या बोला, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट दैट मस्ट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, इट कन्वर्जेज एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब क्या, ये कौन सी लेंस हो गई? कन्वर्जिंग लेंस हो गई। पहला पॉइंट आपके पास आया, ये किस तरह की लेंस हो गई? कन्वर्जिंग लेंस। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको कॉन्वेक्स लेंस न दे करके सीधा क्या लिख देता है? कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब किस तरह की लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट में आते हैं, इसमें और क्या चीज निकलेगा यहाँ से। When a beam of light parallel to principal axis is incident on a convex lens, it converges at a point on principal axis. ठीक है, that point on principal axis is called as what? Principal focus बोला हमने। And the distance between optical center and focal principal focus is called as focal length. अब दूसरा पॉइंट यहां से क्या आ रहा है कि ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है उसकी मैंने क्या बोली है? डिस्टेंस बिटवीन क्या? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या, यहां से राइट की डायरेक्शन में जाएंगे, बोला ना, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब यहां से राइट की डायरेक्शन में मेजरमेंट होगी, और जब राइट की डायरेक्शन में मेजरमेंट होगी तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, क्योंकि राइट की डायरेक्शन में मेजरमेंट है तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। 2 पॉइंट आ गए आपके पास। तीसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है? रियल फोकस। इसका जो फोकस है वो एक रियल फोकस है। देखो, रियल में रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है ना, आकर के रियल में कन्वर्ज हो रही है, तो इसलिए इस फोकस को क्या बोला जाता है? रियल फोकस है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद के केस में अभी देखोगे, कॉन्केव में देखोगे, वहां पे वर्चुअल फोकस आएगा। अपीयर टू बी कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे क्या है? रियल में, वहां पे एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इस फोकस का नाम क्या होगा? रियल फोकस होगा। अब यहां से भी एक एक्टिविटी है, सुनिए एक्टिविटी। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां से एक्टिविटी क्या है उसको समझते हैं। इसी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक एक्टिविटी समझाई जाती है। उस एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, उसको एक स्टैंड पे लगा दिया, दूर कहीं एक ट्री ले लीजिए, ट्री ले लेना है, ये लगा लिया हमने मीटर स्केल। मीटर स्केल में मान लेते हैं 0 पॉइंट यहां पे है, और लेंस हमारी है, सपोज करते हैं 124 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इधर हम लगा देंगे एक स्क्रीन, यहां पे हम एक स्क्रीन लगा देंगे, ये भी मीटर स्केल पे ही है। अभी स्क्रीन की पोजीशन अभी फिक्स करनी है, हमें किया नहीं है, इसलिए अभी हम इसका पोजीशन नहीं बता रहे। यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी, ट्री से जो रे ऑफ लाइट आएगी, वो रे ऑफ लाइट इस लेंस से पास करने के बाद कन्वर्ज होगी। कहां पे कन्वर्ज होगी? इस स्क्रीन पे कन्वर्ज होगी, फोकस पे कन्वर्ज होगी, है ना। ऑल्दो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसको फोकस सिर्फ बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस नहीं बोलेंगे, सिर्फ फोकस बोलेंगे। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, अब हमें क्या करना है, इस स्क्रीन को लेफ्ट की ओर और राइट की ओर, दोनों ओर हमें मूव करना है। ठीक है, इस स्क्रीन को दोनों ओर मूव करना है, और हम जैसे कि लेंस का
सेट करते हैं ना लेंस की फोकस, जैसे आपने कैमरे बड़े बड़े कैमरे वगैरह में देखा होगा कि हम उसकी लेंस की फोकस, वो अब तो ऑटो फोकस आता है, लेकिन फिर भी हम उसको सेट करते हैं ना फोकस को। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे इसको लेफ्ट की ओर और राइट की ओर लेके जाएंगे जिस जगह पे हमारी स्क्रीन पे मोस्ट क्लियर, सबसे ज्यादा क्लियर डिमिनिश्ड इमेज की फॉर्मेशन होगी। मोस्ट क्लियर एंड डिमिनिश्ड इमेज की फॉर्मेशन होगी, वहां पे हम उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, दोनों ओर मूव करेंगे स्क्रीन को, और जहां पे सबसे ज्यादा क्लियर और मोस्ट डिमिनिश्ड इमेज की फॉर्मेशन होगी वहां पे हमने उसको फिक्स कर दिया। अब जहां पे फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट क्लियर इमेज बनने का मतलब क्या है, दैट इज एट फोकस। अब यहां से लेकर के सपोज करें कि ये डिस्टेंस है 148 सेंटीमीटर पे आ रही है। 148 कहां से 148, 0 पॉइंट यहां पे है, तो 0 से 124 पे क्या है, लेंस है। 0 से 148 पे क्या है, हमारा स्क्रीन है। तो अब इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब 148 माइनस 124, दैट इज 24 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। और राइट की ओर है ना, फोकल लेंथ देखो राइट की ओर है, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। और रियल है, फोकल लेंथ रियल है ना, सॉरी फोकल लेंथ तो रियल है ही। और ये जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी है, इमेज देखो इन्वर्टेड इमेज दिख रही है ना। लेंस इमेज कहां बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है। स्क्रीन पे जब इमेज बनेगी तो दैट विल बी रियल इमेज। हमेशा जब स्क्रीन पे इमेज बनेगी दैट विल बी अ रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये देखिए इन्वर्टेड इमेज है ना, इन्वर्टेड इमेज। जब कॉनकेव लेंस पे कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, बिल्कुल उसी तरह से आप यहां पे भी O F1 2F1 F2 2F2, जब इस पे कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे तो हमें बस ध्यान क्या रखना है कि इस रे ऑफ लाइट को ज्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना, मिड पॉइंट तक, ये जो मिड पॉइंट है ना यहां तक ही लेके जाना है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करोगे, मैंने 2 लिया, आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। ये रे ऑफ लाइट पहले क्या हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था, पहले के लेंस में कन्वर्ज हो रहा है। अब के लेंस में ये वाली जो लेंस है, जो कॉनकेव लेंस, यहां पे क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो, दिस विल डाइवर्ज and it will appear to be coming from this point. Which point? F1. F1 से आती हुई appear होगी, आ नहीं रही एक्चुअली वहां से, आ तो इधर से रही है, but it appear to be coming from that point on principal axis. That point is called as principal focus. So this point F1 is called as what? Principal focus. How can we define this principal focus? Principal focus of a concave lens कैसे define करेंगे? When a beam of light parallel to principal axis is incident on a concave lens, it diverges, है ना? It diverges. वहां पे क्या था? Converge हो रहा था. यहाँ पे क्या होगा? Diverge होगा. It diverges and appears to be coming from a point. Appears मतलब क्या? Virtual है. वो इसकी जो फोकस है वो रियल तो है ही नहीं, ये कैसी फोकस है, ये एक वर्चुअल फोकस है। दिस इज अ वर्चुअल फोकस, डाइवर्जेस एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। दैट फोकस विल बी वर्चुअल फोकस, रियल फोकस तो है ही नहीं। अब यहाँ पे ये जो फोकस है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, distance between optical center and principal focus is called as focal length. This distance is called as what? Focal length. Now see the focal length. This is in the direction opposite to the light ray on minus x axis, है ना? This distance is on minus x axis in the direction opposite to the light ray, so it will be negative. तो principal focus इसका negative direction में है, so focal length here will be negative. तो कॉनकेव लेंस की
फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसका फोकल लेंथ देखा था कॉन्वेक्स का, क्या था, पॉजिटिव था। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस को बोलेंगे हम लोग कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट parallel to principal axis is incident on a concave lens, it diverges after reflection and appears to be coming from a point on principal axis. Hence between optical center and principal focus is called as focal length. तो focal length यहाँ पे नेगेटिव हो गया, डाइवर्जेस मतलब डाइवर्जिंग लेंस हो गया ये, और फोकल लेंथ इसका हो गया, फोकस इसका हो गया वर्चुअल फोकस। ओके, रे डायग्राम के पहले मैं आपको रूल बता दूं, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के रूल। तो सबसे एक साइड कॉन्वेक्स और दूसरी साइड कॉनकेव, दोनों के रूल बता देता हूं। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट O F1 2F1 F2 2F2, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दैट विल पास फ्रॉम F2। ये पहला रूल हो गया कॉनकेव का। कॉन्वेक्स का ये पहला रूल है। अब हम आते हैं कॉनकेव के फर्स्ट रूल। कॉनकेव के फर्स्ट रूल में बिल्कुल वैसे ही आपको शो करना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, जैसे यहां पे पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी, तो दैट विल डाइवर्ज, है ना, डाइवर्ज होगा एंड इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। यहाँ पे क्या, वो एक्चुअल में फोकस से पास करेगा। यहाँ पे क्या, इट विल अपीयर, ये डाइवर्ज हुआ एंड यहां से आती हुई अपीयर होगी। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव का हमारा रूल। ये फर्स्ट रूल कॉन्वेक्स का और ये फर्स्ट रूल कॉनकेव का। अब आइए सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, इसी रूल्स को यूज करके आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है, रे डायग्राम बनाने हैं। रे डायग्राम में मैंने अभी भी देखा है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। रे डायग्राम में प्रॉब्लम अगर है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायग्राम है ना ये, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखो यहां से अगर कोई इसी का जस्ट अपोजिट ले लिया हमने, अब जो है जस्ट पहले वाले केस का अपोजिट। पहले क्या था, पैरेलल था तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर रहा था। अब क्या होगा, अगर वो रे ऑफ लाइट फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हुई लेंस पे आएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज सेकंड रूल। चलिए यहां पे आ जाते हैं इसी सेकंड रूल में। O F1 2F1 F2 2F2। अब यहां पे भी बिल्कुल उसी तरह से, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे आती हुई अपीयर होगी, कि दैट इज कमिंग टुवर्ड द फोकस, अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड द फोकस। देखो अगर ये रे ऑफ लाइट को देखो तो इट इज अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड द फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो जो चीजें बता रहा हूं, इस सब चीजों को यूज करना है। अभी हमें रे डायग्राम फॉर्मेशन में इन सब चीजों को यूज करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें यूज करके हमें रे डायग्राम बनानी है। पहला पॉइंट क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो कॉनकेव में, तो इट विल डाइवर्ज एंड इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। यहाँ पे है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट हुई लेंस पे आ रही है, तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट is coming toward the focus, is appear to be coming toward the focus, that will become parallel to the principal axis. This is rule number 2 concave का। अब आइए कॉन्वेक्स के रूल नंबर 3 में। और कॉन्वेक्स का रूल नंबर 3 ये है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F1
2f1 f2 2f2। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो, ऑप्टिकल सेंटर से, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो तो इट विल पास अनडेविएटेड। कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में यहां पे सेम रूल है, सेम रूल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो तो इट विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, तो ये 3 रूल हो गए। 3 रूल कॉनकेव के हैं, 3 रूल कॉन्वेक्स के हैं, और इसी तीनों रूल को यूज करके हमें रे डायग्राम की फॉर्मेशन करनी है। तो सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। ये पहला केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड हो, O और F1 के बीच में, जो डायग्राम अभी हम लोग बना रहे थे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस O F1 2F1 F2 2F2। ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया, O और F1 के बीच में। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, अभी हमने पढ़ा था जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है वो F2 से पास करती है। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे और ये अनडेविएटेड पास करेगी। तो अगर आप दोनों रे ऑफ लाइट को देखो तो ये दोनों रे जो है ये कैसी रे है, ये है डायवर्जिंग रे। ये डायवर्जिंग रे है, तो डायवर्जिंग रे तो आगे कभी मीट होगी नहीं, नहीं होगी ना मीट। तो अगर हम इसको यहां से देखें और इस रे ऑफ लाइट को यहां से देखें मान लो, तो ये रे ऑफ लाइट आपको इधर से पीछे से कहीं आती हुई अपीयर होगी और ये रे ऑफ लाइट भी इधर से पीछे से कहीं आती हुई अपीयर होगी। जहां पे ये मीट करती हुई अपीयर होगी, देखो जहां पे मीट करती हुई अपीयर होगी वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी, ये इमेज कैसा बन रहा है, पीछे बन रहा है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है, देख रहे हो, क्लियर है। अब इस इमेज की अगर प्रॉपर्टी पूछी जाए आपसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, नेचर। नेचर इसकी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखिए नेचर लिखिए, इमेज की नेचर। तो इमेज की नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया नेचर। साइज देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट पे साइज देखिए, साइज इज मैग्नीफाइड। नेचर के बाद साइज, साइज के बाद आ जाइए पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज में आप एक चीज याद रखेंगे, इसमें लिखना है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन सेम साइड। इसका अगर v देखो, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज देखो लेफ्ट की ओर है। कोई भी डिस्टेंस की मेजरमेंट कहां से होगी, यहां से होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो लेफ्ट की ओर मेजरमेंट हो रही है तो v विल बी नेगेटिव। u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। इस कंडीशन की मैग्निफिकेशन कौन बताएंगे मुझे, बताइए। बहुत अच्छा, मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी मोर देन 1। ठीक है, पॉजिटिव एंड मोर देन 1। अब इस कंडीशन का यूज कहां करते हैं हम लोग, इस कंडीशन का यूज करते हैं हम लोग, ये वाले कंडीशन का यूज किया जाता है कहां पे, इस कंडीशन का यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में यही कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन, कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। ओके, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड। v लेफ्ट की ओर है तो v पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, लेफ्ट की ओर है तो u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। और इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, चूंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और साइज बड़ा है तो मैग्निफिकेशन मोर देन 1। यूज कहां होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में। अभी इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि पामिस्ट, जो पामिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, उसका रे डायग्राम बनाइए।
तो पामिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? यही मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? वो जो हाथ की लाइंस होती है ना, उसको बड़ा बड़ा देखने के लिए, उसके बीच में जो भी लाइंस वगैरह देखते हैं उसको बड़ा बड़ा देखने के लिए। तो यही है ना, मान लीजिए ये लाइन है, तो पामिस्ट, अगर पामिस्ट की आई, ये पामिस्ट की आई है, ये हमारे हैंड की लाइंस है, तो उसको लाइंस बड़ा बड़ा दिखेगा, फिर उसको वो फाइंड आउट करेगा कहाँ पे कितने वैसे वैसे हैं हाथ में। ठीक है, तो ये पामिस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास दैट इज यूज्ड बाय पामिस्ट। बहुत जहां पे भी यूज करना वहां यूज कीजिए, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास का कंडीशन यही है, और पामिस्ट वाला केस भी यही है। ये अभी 2020 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन है। केस हमारा when object is placed at F1, मिरर के भी केस में देखा था, बिल्कुल सेकंड पोजीशन यही हमने पढ़ा था, यहां भी वही है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो वो F2 से पास करेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए, और दोनों रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल हो जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये पैरेलल रेज हैं, तो पैरेलल रेज के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पैरेलल रेज विल मीट एट इंफिनिटी, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये इंफिनिटी पे मीट होगा, तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी, इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो कहां पे होगी? इंफिनिटी पे होगी। तो सबसे पहले हम लोग नेचर लिखेंगे। नेचर क्या होगा? नेचर हो जाएगा रियल, और रियल इमेज हमेशा ही क्या होता है? इन्वर्टेड। साइज विल बी हाईली मैग्नीफाइड, यही चीज बिल्कुल आपने मिरर के केस में भी देखा था। जब ऑब्जेक्ट पोल पे था, सॉरी फोकस पे था, तो रे ऑफ लाइट कहां तक जा रही थी? इंफिनिटी तक जा रही थी। बिल्कुल सेम वही केस यहाँ पे भी बनेगा। जो जो चीज वहां पे आपने पढ़ा है, हर एक चीज यहाँ पे भी आएगा। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, नेचर हो गया, साइज हो गया, पोजीशन, पोजीशन विल बी एट इंफिनिटी। अगर v देखो इसका, तो v विल बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? राइट की तरफ है, सो इट विल बी पॉजिटिव। u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि रियल इमेज है। चलिए अब ये बताएं कि इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या आएगी? मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, क्या आएगी? सर मोर देन 1। इट विल बी मच मोर देन 1, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मच मोर देन। -1000, -500, इस तरह के सिचुएशन डेवलप होंगे। ठीक है, लेजर बीम में यूज किया जाता है इसको। यूज कहां करते हैं? लेजर बीम, लाइट हाउस, इस सब जगहों पे यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ये सब इसके यूजेज हैं। लेजर बीम, लाइट हाउस, इस सब में यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। अब हम आते हैं थर्ड केस में। ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम वही सारी सिचुएशंस हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, वहां पे पढ़ा था, कहां पे था? F और C के बीच में। यहां पे पढ़ रहे हैं F1 और 2F1 के बीच में, बिल्कुल सेम सारे केसेस। म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आप लोग जिसने म्यूट नहीं किया है सब म्यूट कर लो अपने आप को। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे हो F1 और 2F1 के बीच में, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके आए, और जो पैरेलल लेके आया वो F2 से पास किया, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, जो देखो 2F2 के बियॉन्ड बीट हो रहा है, बियॉन्ड 2F2। ठीक है,
बियॉन्ड 2f2 मीट हो रहा है, और इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है? देखिए इमेज की फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज बताएं। इमेज कैसी बन रही है? यहाँ पे सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी होगी? इट विल बी रियल, एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। नेचर हो गया। साइज विल बी मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं होगा बट मैग्नीफाइड होगा, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज लगभग उसका 2 गुना बन रहा है, 1.5 गुना बन रहा है, लेकिन इमेज विल बी मैग्नीफाइड। पोजीशन विल बी बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे। v पॉजिटिव है, देखो v राइट साइड में है तो v विल बी पॉजिटिव। u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। इस कंडीशन का मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा ग्रेटर देन 1, नेगेटिव में होगा और मोर देन 1 होगा। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव में होगा और मोर देन 1 होगा। नेगेटिव में क्यों होगा? क्योंकि ये रियल है। मोर देन 1 क्यों होगा? क्योंकि ये मैग्नीफाइड है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव होगा और मोर देन 1 होगा। हम लेंगे ऑब्जेक्ट एट 2f1। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे हो तो इमेज कहां बने? तो f1 2f1, f2 2f2। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखें, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके जाएंगे। ये मिरर का कौन सा कंडीशन है? मिरर का कंडीशन है अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो कहां पे? सी पे। अगर ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो? सी पे। तो वैसी कंडीशन में आपको याद होगा इमेज की फॉर्मेशन भी सी पे ही हो रही थी ना, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है कि इमेज की फॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ का सी तो f2f1 है ना, यहाँ का सी 2f1 है, तो इमेज की फॉर्मेशन भी सी पे ही होगी, मतलब 2f2 पे होगी। और वहां के कंडीशन को अगर याद करो तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इमेज की जो फॉर्मेशन थी दैट वाज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। साइज सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। पोजीशन इज एट 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f2 पे। v राइट की तरफ है, इमेज राइट की तरफ है, v विल बी पॉजिटिव। u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। चलिए इस कंडीशन की मैग्निफिकेशन कौन बताएंगे? 5 ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट को अब हम बियॉन्ड लेके जा रहे हैं 2f1। O f1 2f1। ऑब्जेक्ट को हम 2f1 के पीछे लेकर के गए। ठीक है, 2f1 के पीछे, थोड़ा हम f को इधर कर देते हैं। f1 2f1, तो f1 2f1 के पीछे, f2 2f2। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके आए, जो पैरेलल गई वो f2 से क्रॉस की। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए जो अनडेविएटेड पास की, और इमेज की फॉर्मेशन यहां हो रही है। f2 और 2f2 के बीच में इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर हो गया, साइज हो गया डिमिनिश्ड, छोटा है, डिमिनिश्ड। पोजीशन इज between f2 and 2f2। v पॉजिटिव, u नेगेटिव। अब इस कंडीशन का मैग्निफिकेशन बताएं। तो माइनस होगा और लेस देन 1 होगा।
माइनस होगा और लेस देन 1 होगा, बिल्कुल सही है, माइनस होगा और लेस देन 1 होगा। माइनस क्यों? क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। लेस देन 1 क्यों? क्योंकि ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, क्योंकि यहाँ पे एच आई जो है दैट इज लेस देन एच ओ है, इसीलिए यहाँ पे 1 क्यों है, यहाँ का 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एच आई इज इक्वल टू एच ओ है, दोनों बराबर है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज sixth point of concave, that is object at infinity। अभी तो ये वाला डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, फिर भी एक बार फिर से कर लेते हैं। ट्री वाला जो केस मैंने बताया था वो इंफिनिटी वाला ही पोजीशन था, वो F1 टू F1। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगी तो वो पैरेलल होगी, इमेज की फॉर्मेशन F2 पे डिमिनिश्ड एकदम छोटी सी इमेज की फॉर्मेशन होगी, एकदम डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, कहां पे कन्वर्ज हुई? आकर के F2 पे कन्वर्ज हुई। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी इस इमेज की? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर हो गया, साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा सा, हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन इज एट F2, V पॉजिटिव, U नेगेटिव, मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव एंड वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, तो हम इसको वेरी वेरी लेस देन 1 बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव एंड वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस के 6 सिचुएशंस। इस कंडीशन का यूज कहां करते हैं? टू फाइंड F, जो देखा ही था अभी आपने, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं इन बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को बर्न करने के लिए, अगर पेपर बर्न करना है लेंस को यूज करके तो यही वाली कंडीशन यूज करोगे। पेपर का पोजीशन ये रहेगा F2 पे, और सन की पोजीशन कहां हो गई? इंफिनिटी पे। सन की रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगी F2 पे, और वहां पे क्या होगा? बर्निंग ऑफ पेपर, यहाँ पे कन्वर्ज होगी रे ऑफ लाइट सन की, और वो पेपर बर्न आउट हो जाएगा हाई टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th पोजीशन। हम लोग कॉनकेव के सिर्फ 2 केसेस हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। कॉनकेव में सबसे पहला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये सबसे पहला केस। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड हो तो इसका रे डायग्राम तो अभी आप लोग बना चुके हो। O F1 टू F1 F2 टू F2, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, डाइवर्ज हुआ एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, है ना। इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे भी ये वाला डायग्राम हमने बनाया था प्रिंसिपल फोकस के लिए, वही सेम चीज है। इंफिनिटी से आ रही है तो पैरेलल ले जाएगी, डाइवर्ज हुई, फोकस से आती हुई अपीयर। तो इमेज की प्रॉपर्टीज अगर पूछी जाए आपसे कि इमेज कैसा बन रहा है तो क्या क्या बोलोगे? सबसे पहला वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर हो गया, ये नेचर हुआ पहला लाइन, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज में आइए, साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन इज एट F1, V इज नेगेटिव, लेफ्ट की ओर है ना,
negative. U is also negative. Magnification in this case will be positive and very very less than 1. पॉजिटिव होगा ना? क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वेरी वेरी लेस देन 1 क्यों होगा? बिकॉज इट इज हाईली डिमिनिश्ड, है ना? पॉजिटिव एंड वेरी वेरी लेस देन 1. पॉजिटिव क्यों? इट इज शोइंग वर्चुअल एंड इरेक्ट. वेरी वेरी लेस देन 1 क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज इज वेरी लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, दैट इज द रीजन. ये हो गया. अब हम लोग आते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक में, और हमारा लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस. ऑप्टिकल सेंटर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जहां पे ऑप्टिकल सेंटर भी कर सकते हो. इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी रखो. तो यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनाते रहिए. 2f1 f2 2f2 कहीं पे भी जहां मर्जी आपकी वहां पे रख दो आप ऑब्जेक्ट को. जिधर मर्जी उधर ऑब्जेक्ट रख दो. ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता. ऑब्जेक्ट को आप जहां मर्जी वहां रख दो. चलो मान लो यहां रख दो. एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, डाइवर्ज हुई, फोकस से आती हुई अपीयर. दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, और देखिए इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है? हमेशा और हर केस में इमेज की जो फॉर्मेशन होगी O और F1 के बीच में होगी, इस जगह पे. तो इमेज जो फॉर्म होगी यहाँ पे, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, डिमिनिश्ड. बहुत ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बट डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी. हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. पोजीशन इज बिटवीन O and F1. V is negative, लेफ्ट की ओर. U is negative, and magnification in this case will be. बताइए क्या होगा? अब आप लोग बताइए. मैंने सारे बता दिए, अब आप लोग बताएं मैग्निफिकेशन क्या होगा. हाँ जी बच्चों, जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया होगा उसी से पूछूंगा. कार्तिकेय, पायल, विक्रांत, कुशाग्र, आद्विक. कुशाग्र, विक्रांत सब लोग बता चुके. अनिका ने तभी गलत बताया था, अभी इससे पूछते हैं. चलो अनिका बताओ, बोलो अनिका. इसका होगा लेस देन 1 एंड प्लस. लेस देन 1 होगा और प्लस होगा. बिल्कुल सही बात है. पॉजिटिव होगा. बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, बिल्कुल यही होगा. तो ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस तक कंप्लीट.